नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र चौहान है। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 को समझेंगे। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखें, तभी आपको अच्छे से पार्ट 2 वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलते हैं। न तो परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही नया परमाणु आता है। बस आपसी आबंध टूटने तथा जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं। सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम देखेंगे इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A प्लस बी, फिर तीर का निशान और C। इसमें देखिए A और B दो अभिकारक हैं और उत्पाद बना रहे हैं एकल C। इसके कुछ उदाहरण हैं, वो देखेंगे हम। पहला, कोयले का दहन। इसमें देखिए C प्लस O2, फिर तीर का निशान और CO2। इसमें दो अभिकारक है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके एकल उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। 2H2 प्लस O2, फिर तीर का निशान 2H2O। अब तीसरा देखते हैं CaO प्लस H2O, फिर तीर का निशान CaOH2। इस प्रकार से हम इन तीनों उदाहरण में देखेंगे तो सभी में जो अभिकारक है वो दो या दो से अधिक है और उत्पाद एकल है, यानी कि एक है। इस प्रकार से इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसी में एक अभिक्रिया और है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए CH4 प्लस O2, तीर का निशान CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। इसमें देखिए अब ऊष्मा निकल रही है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा C6H12O6 प्लस 6O2, फिर तीर का निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार से यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब दूसरा टाइप देखेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए A, फिर तीर का निशान B प्लस C, यानी कि एकल अभिकारक है और उत्पाद दो या दो से अधिक टूट रहे हैं। इसमें कुछ प्रकार है वियोजन अभिक्रिया के, जिसमें पहला है ऊष्मीय वियोजन। इस प्रकार के वियोजन में ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। दूसरा है विद्युत वियोजन। इस प्रकार के वियोजन में विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होता है। इसी प्रकार तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है। इसी में एक टाइप है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है वो अब हम देखेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा टाइप है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे इसका उदाहरण है Fe प्लस CuSO4, तीर का निशान FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें देखिए Fe आयरन
प्लस कॉपर सल्फेट, फिर तीर का निशान आयरन सल्फेट और फिर कॉपर। इसमें लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया है कॉपर सल्फेट के विलयन से। आयरन यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है तथा इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी में एक अभिक्रिया और है अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप या अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अविलेय मतलब जो घुलता नहीं है वह पदार्थ उसका निर्माण होता है और इसे ही अवक्षेप कहा जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, अर्थात इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देख लीजिए। Na2SO2 प्लस BaCl2 तीर का निशान BaSO4 प्लस 2 NaCl। यहाँ पर Na2SO2 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट, 2 NaCl सोडियम क्लोराइड। ये वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यही वाला उदाहरण जो बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं और ये उसका उदाहरण भी है। अगला टॉपिक है आपका उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन उपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। सबसे पहला है C+O2 फिर तीर का निशान CO2। इसमें देखिए जो कार्बन है वह उपचयित हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और वह CO2 बन रहा है। दूसरे में देखिए 2Cu+O2 तीर का निशान 2CuO। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, इसीलिए यह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हानि होती है। इसी का ठीक उल्टा अपचयन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हानि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में अपचयन होता है। आपको एक समीकरण दी गई है, देखिए उसमें CuO+H2 फिर तीर का निशान Cu+H2O। इसमें देखिए इस अभिक्रिया में CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए इसे अपचयन कहते हैं तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें उपचयन भी हो रहा है, अर्थात इसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है ये हम सभी जानते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। जब लोहे या लोहे के पदार्थ से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है जिसे जंग लगना कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सारे उदाहरण संक्षारण के हैं। लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उन वस्तुओं पर या तो पेंट करते हैं या उन्हें
मिश्र धातु में मिलाया जाता है या यशद लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इनकी वजह से किसी भी लोहे की धातु को जंग नहीं लगती है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता है और लोहे की वस्तुएं अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या क्या उदाहरण बताया मैंने। एक तो पहला यशद लेपन, दूसरा विद्युत लेपन, तीसरा पेंट करके या मिश्र धातुओं को मिलाकर। इसके बाद हम देखेंगे उपचयन अभिक्रियाओं का एक और प्रभाव है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होता है वह हम देखेंगे। क्या होता है जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और विकृत गंधित हो जाते हैं, जिनकी गंध विकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल एवं वसायुक्त पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स, सेव आदि लंबे से समय तक और खुले में रखें तो ये विकृत गंधित हो जाती है और इनकी गंध बदल जाती है, इनका स्वाद भी बदल जाता है। विकृत गंधिता को दूर करने के लिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। विकृत गंधिता से बचने के कई और उपाय हैं, जैसे पहला प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, दूसरा वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब ऐसे बर्तन में जहाँ पर वायु प्रवेश ना करे उन बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखेंगे तो विकृत गंधित नहीं होंगे। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना। इसके अलावा एक और है शीतलन द्वारा। तो ये पूरा अध्याय हमने समझ लिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर, अभ्यास के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। और आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।